बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें तबसरे और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं उसमें आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि दुनिया भर के लिए जो भारत से फैलने वाला कोरोना वायरस है ये बहुत मोहलिक है। डेल्टा इसकी किस्म जो है ये बाकायदा बरतानिया भी पहुंची है और बरतानिया के खिलाड़ियों को भी जो इंग्लैंड की टीम से पाकिस्तान आज खेलने भी जा रहा है तो वो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये जो डेल्टा है भारतीय किस्म जो है ये बरतानिया के खिलाड़ियों को यानी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा मोहलिक है, लेकिन हम पर अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है। अल्लाह ताला का करम रहा है, हुकूमत की पॉलिसीज़ और आवाम का ताउन, इन तीनों ने मिलकर तीनों वेव्स जो आई कोरोना वायरस की उससे पाकिस्तान को महफूज रखा। नुकसान हुआ, डेफिनेटली हुआ और उसकी कोई भरपाई भी नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ की इकॉनमी भी बेहतर रही है और जहाँ कोरोना वायरस कोविड-19 उस तरह से अपने पंजे भी नहीं गाड़ सका और उस तरह से उसकी हलाकत खेजियाँ भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं। दूसरी तरफ ये भारत से फैलने वाले कोरोना वायरस का जिक्र हो रहा है तो भारतीय हुकूमत की बेहिसी जो है ये डेलिबरेटली मैंने कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ और आवाम का ताउन, यही दो चीज़ों का फुकदान रहा भारत में, जिसकी वजह से भारत अब दूसरे नंबर पर है। हालांकि बहुत लेट वहाँ पर कोविड-19 फैलना शुरू हुआ, लेकिन जब फैला तो उसके बाद हुकूमत की पॉलिसीज़ और उसके बाद आवाम का अदम ताउन दोनों ने मिलकर जो है वो खूब कोरोना वायरस फैलाया और अब तक उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भुगत रहे हैं और शदीद हलाकत खेजियाँ जारी हैं कोविड-19 की। अभी भी नई से नई किस्म सामने आ रही है। बिल्कुल जी, नई से नई किस्म भी सामने आ रही है और नए से नए मज़ालिम भी जी सामने जी आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से मुज़फ़्फ़र बुरहान वानी, कौन नहीं जानता हाँ है, जी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जब नाम लिया जाता है तो वो जद्दोजहद सामने आती है जो कश्मीर के नौजवानों की जानिब से की जा रही है। उन्हीं में ये एक नाम थे जिन्हें आज से 5 साल पोस्टर पहले बॉय। शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने असल मुकदमा क्या है कश्मीर हाँ का जी ये दुनिया भर के दुनिया सामने रखा सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन ये नहीं जानता था भारत कि उनके बाद कितनी आवाज़ें उठने वाली हैं। यही आवाज़ें आज हमें भारत में भी सुनाई दे रही हैं और मकबूजा कश्मीर में तो ये आवाज़ दबाए नहीं दब रही है। एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहरे किए जा रहे हैं, वॉक्स की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत को लेकर ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ही व्हाइट हाउस में होने जा रहा है अमेरिकी सदर जो बाइडन का अहम तरीन जी जी खिताब। अहम तरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि इससे हमारा भी कहीं ना कहीं मुस्तकबिल वाबस्ता है। वो आज बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान से फ़ौज के इनखला को लेकर, अफ़गानिस्तान के फ्यूचर का लेकर। ये भी आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैच हो रहा है जी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो सकती है अगर बहुत सारे प्लेयर्स उसी तरह से परफॉर्म करें जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नताइज सामने आ सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बर्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बर्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या ज़रूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप मुझे इशारा भी कर रही हैं मेरे ख्याल में कि मैं ही आगाज़ करूं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा मसला रहा है कोविड-19 का जो भी ये पूरी दुनिया में फैला। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो ये कि भारत से जो फैलाव हो रहा है कोरोना वायरस का, नई से नई इक़साम सामने आ रही हैं। कोई हिमाचल प्रदेश में होता है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कलकत्ता में। नई किस्म जो है वो हर शहर की अपनी एक किस्म जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जो सबसे मौलिक किस्म सामने आई है वो डेल्टा है।
डेल्टा कोरोना वायरस की एक भारतीय उसको यानी वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है और वो फैलता जा रहा है। वो बरतानिया भी पहुंच चुका है और उसमें बरतानिया के भी अच्छे खासे शहरी जो है उसका शिकार हुए हैं। तो ये जो ये है, ये डेफिनेटली बहुत बुरी सूरत हाल है। इतनी बड़ी आबादी का मुल्क जिसमें पूरी दुनिया में भारतीय, बड़ी तादाद में भारतीय शहरी जो है वो मौजूद हैं, तो वो जब उनकी आमदोरफ्त होती है भारत के अंदर, भारत से बाहर फिर वो जाते हैं, तो वो ट्रैवल करता है उनके साथ साथ कोरोना वायरस जो डेल्टा है उसकी नई किस्म, ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है आसमा इस वक्त। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुकी है और अभी ख़तरा पाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज इसी खदशे का इज़हार किया है कि ये पाकिस्तान में भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर जी इस वेरिएंट के साथ साथ एक और चीज़, जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक इवेंट आ रहा है तमाम मुसलमानों के लिए, और उसमें पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि हमारे तरह की एहतियात भूल जाते हैं। ईद कुर्बान आ रही है, मास्क पहनना अब हम बहुत हद तक, रिजवान आप भी से एग्री करेंगे कि बहुत सारी जगहों पर बहुत कम हम देख रहे हैं कि मास्क का रुझान रहा हो। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें वज़ीर आज़म बार बार एक मास्क पकड़ के हम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि ये मास्क पहनना कितना ज़्यादा अहम है। बहुत सारी जगहों पे नाज़रीन आप खुद भी देख रहे होंगे कि अब इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा, लेकिन याद रखें बात वही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कही है कि ये एक इसी मास्क ने हमें इतना ज़्यादा महफूज बनाया है कि दी इकोनॉमिस्ट को ये कहना पड़ा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोविड का मुकाबला किया है उस तरह से दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया है। तो अगर इकोनॉमिस्ट हमारी तारीफ़ कर रहा है जो इक़दाम हमने किए थे, तो फिर क्यों ना हम इनको फॉलो करते रहें। ये क्यों ज़रूरी है कि जब अभी कोविड ख़त्म ही नहीं हुआ है तो हम इक़दाम जो हैं, SOPs जो हैं, उन पर अमल दरामद ख़त्म कर दें। ये तमाम बातें आज कही गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से। कुछ बातें हमने शेयर कर ली, कुछ वज़ीर आज़म की ज़ुबानी जान लीजिए। दुनिया में, इस सारे ख़त्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट, जो कि हिंदुस्तान से एक वायरस म्यूटेट चेंज होके, तो वो इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं, वहाँ फैल गई है। हिंदुस्तान में आप सबको पता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने। अफ़गानिस्तान वो पहुँच गई है और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर आप अस्पतालों में देखें तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई जो एक वक्त पे हिंदुस्तान में थी। इंडोनेशिया पहुँच गई है, उधर भी हालात बुरे हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ बहुत लोग इसी वायरस से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपको इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए, और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, हमारे साथ वाले मुल्क में, और ज़ाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ। मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए, लेकिन एक चीज़, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको, ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कुछ बात कोरोना वायरस के हवाले से ही वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर रहे थे कि ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए बड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल हमें एहतियात करनी है। जैसे आपने भी बाकायदा मेंशन किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान मास्क लेकर बैठे थे, और अब चूँकि ईद उल अज़हा का बहुत बड़ा इज्तिमा, यानी हमारा त्यौहार है, इज्तिमा होता है, इसमें नमाज ईद होती है, और उसके बाद ये तो चूँकि कुर्बानी की ईद है, तो इसमें दावतों का अहतमाम और खाना खिलाना, ये पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो फेस्टिविटी चूँकि इस ईद पे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल भी NCOC की तरफ से बाकायदा इजहार तशवीश किया गया था कि जनाब बहुत ज़्यादा दोबारा से जो है वो ट्रेजेक्ट्री बढ़ना शुरू हो गई है, फैलना शुरू हो गया है। तो इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया था, और आज भी अगर हम देखें तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो तस्वीर सामने आ रही है वो 3 यानी जिसकी जो शरह है वो 3 आशारिया से ऊपर चली गई है, 2 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग तक आ गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम राइटली रिकलेक्टिंग माई मेमोरी आसमा, 1 पॉइंट भी कुछ हो गया था। तो ये दोबारा ऊपर जा रही है, और आयन ख़ास तौर पर
उन दिनों में जो ईद उल अज़हा के दिन हैं, ईद कुर्बान के दिन हैं, तो इन दिनों में हमें ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना फिर दोबारा पिछली ईद की तरह आसमा मैं और आप गुस्सा भी कर रहे थे कि यार ना कोई रेस्टोरेंट खुला है, ना कोई होटल खुला है, ना कोई शॉपिंग मॉल खुला है, कोई कहाँ जाएं? चीज़, कोई चाय का खोखा भी नहीं खुला था ईद पे इस्लामाबाद और बड़े शहरों में। तो दोबारा से खुदा ना खास्ता इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हमें बचना है तो सबसे पहले हमें एहतियाती तदाबीर पर ख़ास तौर पर अमल करना होगा। आसमा बिल्कुल जी, और अब सूरत हाल अब ये हो गई है कि मज़ीद 25 अफराद की चूँकि डेथ जी, हुई है जी। गुज़िश्ता 24 घंटे में। तो इस तरह से जो मजमुई तादाद, जो हमारा मजमुई जानी नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, वो 22,493 जाने गई हैं। 22,493 फैमिलीज़ ने अपने प्यारों को सही। खोया है। और सोचिए कि इन 22,493 लोगों से कितने लोग जुड़े हुए होंगे, वो सब मुतासर हुए हैं। अगर हम उनमें से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक नहीं होना चाहते हैं, तो फिर हमें करना क्या है? हमें मास्क पहनना है, फिर से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, जब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल तकरीबन तर्क कर दिया गया है। हम में से भी बहुत सारे लोग, अगर मैं हमारे एंकर पर्सन्स की बात कर जी, लूँ, जी। मीडिया पर्सन्स की बात कर लूँ, तो वो भी हाँ, अब उस नहीं तरह है, की इतनी एहतियात एहतियात बिल्कुल नहीं कर रिजवान रहे, नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं जिस तरह की एहतियात करनी चाहिए। लेकिन आज ये जो तंबीह की गई है ना, कल तो NCOC ने कहा था, आज वज़ीर आज़म ने TV पे आके आपसे हमसे ये कहा है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे ना, तो फिर सिचुएशन वही होगी जो जिसका रिजवान ने भी तस्करा किया है, जो हमने ईद उल फितर पर देखी है। तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं, तमाम जो चीज़ें खुली हैं जैसे सिनेमाज़ हैं, डाइन इन है, आउटडोर डाइनिंग है, ये तमाम चीज़ें, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये तमाम सब की सब फिर से बंद हो सकती हैं। और इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं नाजरीन कि जी शॉपिंग बंद हो जाएगी तो हम शॉपिंग करने वालों का कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान उनका होने वाला है जो दिहाड़ीदार तबका है। नुकसान उसका होने वाला है जो अपनी दुकान का किराया देता है और ये सोचता है कि उसके पास कस्टमर आएगा, उससे चीज़ें ख़रीदेगा, वो अपने माहाना किराया निकालेगा और फिर अपने बिज़नेस को बढ़ाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा। हमें सिर्फ इस पे मलाल नहीं करना है कि जी मैं शॉपिंग करने से रह गई, मेरे ईद के कपड़े नहीं आए, मेरे ईद के जूते नहीं आए। आप सोचिए उस शख्स का जो आपको ईद के कपड़े, आपको ईद के जूते बेचता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर हम इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर हम जिम्मेदार होंगे उन तमाम लोगों के कारोबार के बंद होने का, उन तमाम लोगों के बच्चों के भूखे सोने का जिनका कारोबार हम लोगों से चलता है। तो हमें इस पर भी एक बार मेरे ख्याल में ज़रूर सोचना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छी आपने बात की। वज़ीर आज़म भी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, इसको भी अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी जो मद्देनज़र रखी गई थी बात, वो यही थी बुनियादी कि दिहाड़ीदार तबके का, जो लोग रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनका नुकसान कम से कम हो। गो कि बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई इस बात पर। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन ही ने नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ी, जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्टेड फास्ट रहे वज़ीर आज़म इमरान खान, अपनी बात पर कायम रहे। और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी और सबसे बढ़कर आवाम का ताउन, आवाम ने उनको रिस्पॉन्ड किया उसी तरह से जिस नीयत के साथ वो वज़ीर आज़म जो है हमारे वो करना चाह रहे थे काम, उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया तो नताइज बेहतर सामने आए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे हमसाया मुल्क में नहीं हो सका। भारत में, भारत की तरफ रुख कर लेते हैं, हम हमसाया मुल्क है हमारा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है, उतनी ही बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, हर रियासत की, हर शहर में जो है वो एक नया वेरिएंट, जो इंडियन वेरिएंट है उसको सामने आ जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनमें सबसे जो मुश्किल और सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है, दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा अब सामने आ गया है। नई दिल्ली, तेलंगाना, उसमें महाराष्ट्र है, बहुत बड़ी रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश में वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रियासतें, कलकत्ता में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रियासतें वो हैं जहाँ इनके लोग, बाहर भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, बिजनेस सिटीज़ हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग इनके मौजूद होते हैं, इन शहरों के शहरी। यहाँ से लोग जब वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो ये वायरस भी जो है ये भी उनके साथ ही ट्रैवल करता है। और यही वजह है कि अब डेल्टा पूरी दुनिया में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर बरतानिया को उसने अपनी लपेट में लिया है। तो बायोसिक्योर बबल बेशक है क्रिकेट टीम का, लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ियों तक भी पहुँच गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर भी इज़हार तशक्कुर किया था कि जनाब शुक्र करें डेल्टा हम तक नहीं पहुँच पाया अभी तक, और अल्लाह करे अभी तक आसमा ये मतलब हम ये शुक्र अदा करते रहें हम तक पहुँचे ना डेल्टा। बिल्कुल जी, लेकिन आपने चूँकि भारत की बात की है तो नाज़रीन को हम थोड़ा सा ये भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ का हमने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे में 25 जी, जी। अमवात हुई हैं। अच्छा, भारत में आपको बता देते हैं, भारत में गुज़श्ता 24 घंटे में 930 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक बहुत बड़ी तादाद है। भारत में एक बार फिर से तशवीश फैल गई है। 45,000 से ज़्यादा केसेस वहाँ एक दिन के अंदर रिपोर्ट हुए। और भारत कोई हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी मुल्क है हमारा जी, सरहदें हमारी मिलती हैं बिल्कुल बीच में। अगर कहा जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है, ये जो बॉर्डर है वही मौजूद है। वहाँ से यहाँ पर आना, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि परिंदों के ज़रिए भी ये ट्रैवल कर रहा है।
जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप एक सरफेस को टच करते हैं, दूसरी जगह टच करते हैं तो ये फैलता है, तो एक परिंदा अगर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके आ रहा है या दीगर कुछ चीज़ें इसी तरह से, बहुत सारी चीज़ें जो और पहुंच रही होती हैं इम्पोर्ट होके एक्सपोर्ट होके एक दूसरे ममालिक तक, उनसे भी ये फैलता है। अच्छा, ईद कुर्बा की जो हमने बात की तो मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही थी, भारत में भी चूँकि मनाई जाएगी, पूरी दुनिया में मनाई हाँ जी, जाएगी, पूरे आलम बहुत सारे इस्लाम में लोग मनाई जो हमें दीगर जगहों पर भी सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि वज़ीर आज़म जो असल मैसेज देना चाहते थे ईद कुर्बान को लेकर वो यही था, चूँकि गोश्त तकसीम किया जाता है, पार्टीज तो होती हैं, अब ये गोश्त तकसीम किस तरह से किया जाए इस पर भी हमें गौर करना है। कोई बॉक्स बना लिया जाए, ग्लव्स पहने जाएँ, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान फिर हमें जानवर की ज़िबा करने के वक्त भी SOPs को जी बिल्कुल, SOPs को करना होगा और वो ख्याल हमेशा हर जगह पर रखना है। अब ये किस हद तक जो है ये कहा जा रहा है जैसे कि नया वेरिएंट जो है वो पूरी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले रहा है, चौथी लहर के आने का खदशा आज वज़ीर आज़म ने भी ज़ाहिर किया है। चौथी लहर क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करते हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। कोविड-19 के कहा जाता है कि बहुत सारे केसेस जो हैं ये डील कर चुके हैं और खुदा ने शिफा भी इनके हाथ में रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स सेहतियाब भी हुए हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रिजवान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। डॉक्टर साहब, अब तीसरी लहर भी गुजर ही गई और अब ट्रेजेक्ट्री नीचे आ गई है, कर्व जो है वो फ्लैट होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे अब चौथी लहर का जो ये कहा जा रहा है कि चौथी लहर भी आ सकती है, ये कभी ख़त्म भी होगा? यानी क्या किया जाए कि ये हम किसी दिन ये खबर सुने, नवीद सुने कि जनाब अब ख़त्म हो गया है? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपने उसने प्रोग्राम में बुलाया। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ये सोच रहा था शायद अब मैं नहीं आऊँगा, जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे जी, थे जी। ईद के बाद। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी बात ठीक है कि वो थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री आ रही है और ये वीक तो मैं देख रहा हूँ कि मरीज जो हैं वो ज़्यादा तादाद में अब आने लग गए हैं। और आपने जिस तरह शुरू में कहा कि डेल्टा वेरिएंट आ चुका है और मेरे ख्याल 85 से 90 मुल्कों में फैला हुआ है। अभी तक हमारे पास उसका कोई NIH कहीं पे हमें बताया नहीं गया कि उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वेरिएंट आया है कहीं पे किसी भी लेबोरेटरी से। लेकिन खदशा यही है कि आया होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए थे मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तानी हैं जो थे और वापस आए हैं, और लग ही रहा है कि शायद ये वापस आ रहा है और यही वो डेल्टा वेरिएंट, ये फोर्थ वेव हम इसको कहेंगे। लेकिन अभी भी कोई इतनी ज़्यादा तफ्शीशनाक बात नहीं है अगर हम अपने SOPs और जारी रखें और बाकी चीज़ें जो होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा सब पब्लिक प्लेसेस खोल दी गई हैं, तो इसमें खदशा यही होगा कि ये दोबारा फैलेगा। तो बाकी यही है कि जो आप कह रहे थे, मोहतात हमने वैसे ही रहना है और आगे ईद आ रही है, अब लोग बकरों की खरीदारी और उसमें जाएंगे, वहाँ पे फिर ये मसले होंगे, तो हम शायद हो सकता है इस वेव को यहाँ पे हम विटनेस कर लें अभी कुछ हफ्तों में। अच्छा शाज़ली साहब, वज़ीर आज़म ने भी SOPs की बात की है, हम भी मुसलसल SOPs की बात कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगी ज़रा ये बता दीजिएगा, ये जो हमें एक अफवाहें फैलाने की आदत है बहुत सारे लोगों को, हम में से, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें फॉरवर्ड करने हों, सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर फैलानी हो, और ख़ास तौर पर जब ये खबर होती है वैक्सीन को लेकर, तो हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं। जो हम कहीं पोस्ट पढ़ते हैं वो हम आगे शेयर करते हैं। आप जी वैक्सीन लगवाएंगे, मकनातीस लगाएंगे, मकनातीस आपको चिपक जाएगा, आपके अंदर जी एक चिप लगाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी एक साजिश है, ये सारा एक मंसूबा है। पहले हमने ये बातें सुनी, अब हमने ये सुना कि जो भी शख्स ये वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल के अंदर मर जाएगा। यानी मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी लगवाई है, बहुत सारे और लोगों ने भी लगवाई है। तो शाज़ली साहब, ये क्या है, मतलब क्यों ऐसी बातें होती हैं? अगर मैं आपको बताऊं शाज़ली साहब, आपके भी इल्म में है, हम आवाम का, आप भी हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हमें ये वैक्सीन नहीं मिली होती तो सबसे ज़्यादा वावेला हमने करना था कि पाकिस्तान में वैक्सीन क्यों नहीं आई, हमने लगवानी है। और लोगों ने 25-25 हज़ार दे के भी वैक्सीन लगवाई, अब मौजूद है तो हम लगवाना नहीं चाहते। जी आपकी बिल्कुल, असल में देखें, दो चीज़ें आपने बात बहुत अच्छी की। जब भी इस तरह की अफवाहें होती हैं, स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं, तो बेसिकली जो नेगेटिव उसका होती है ना, कोई भी स्टोरी, हम उसको पहले वो कर लेते हैं, मतलब उसको समझ लेते हैं सही। जो असल बात होती है उसको, उस पर हम तवज्जो नहीं देते कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, कोई माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन कोई अफवाह आ गई, कोई स्टोरी किसी ने लिख दी जिसका कोरोना से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उस पर लोग बिलीव करते हैं। मतलब एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जब ये
कोरोना लास्ट ईयर हुआ तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में इतने कोरोना के मरीज नहीं थे जितने हमारे माहिर पैदा हो गए थे कोरोना के। तो अब वैक्सीन पे भी हम काफी माहिरीन पैदा हो गए हैं। रोजाना कोई ना कोई रिपोर्ट कहता है 2 साल में मर जाएंगे, अब तो लगता है 2 साल नहीं, अब 1.5 साल में जाने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाए भी काफी टाइम हो गया। दूसरा ये कि कल क्यामत आ जाए, खुदा ना खास्ता, हमें क्या पता कल कुछ और हो जाए जिस तरह ये आया था। तो इन बातों पे तो हमें सोचना नहीं चाहिए। और जहां तक चिप की बात है, वो भी लोगों ने बताया, किसी ने कोई बगल में जो है वो मैग्नेट रखा हुआ था, किसी ने उधर तेल लगाया हुआ था, पता नहीं क्या स्टोरीज थी, लोग ऐसी। तो हम लोग इन चीजों पे देखते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, तो जो है हम लोग इससे ज्यादा जो है फैसिनेट हो जाते हैं, उसी बात पे हम वो करते हैं। देखें तो इस्लाम में भी ये है कि गलत बातें फैलाना, ये चीजें जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। तो इससे ये होगा कि लोग डर जाएंगे। और एक ही चीज जो प्रिवेंट कर सकती है इस टाइम पे इस बीमारी को, क्योंकि आप देख लें, आप 1.5 साल से मेरे साथ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ आपको भी पता होगा कि अभी तक इलाज तो कोविड का निकला ही नहीं है। तो जो सही चीज है जो हम कर सकते हैं जिससे बचना है, वो एक SOPs है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को जितनी आप लगाएंगे वैक्सीन, तो आप हर्ड इम्यूनिटी कर लेंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी का तरीका जो सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन का, वो यही है कि आप 60 to 65% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा लें और फिर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। बहुत सारे ममालिक ने जो है अपने ये SOPs खत्म कर दिए हैं, लोग आवाम सड़कों पे आराम से फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, 1.5 साल तकरीबन हो गया है, आपसे भी बात हो रही है। पहले कहते थे कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो मर जाएंगे, कब आएगी, हाय अल्लाह देर हो रही है, ये हो रहा है। अब कहते हैं लगवाई तो मर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये शेयर कीजिएगा, ये जो हम वेरिएंट्स की बात करते हैं कि ये फलाना वेरिएंट आ गया है या वेव्स आ गई हैं, अब जैसे आपने भी कहा डेल्टा, वज़ीर आज़म ने भी आज बिल्कुल यही बात की कि डेल्टा वेरिएंट है और ये चौथी लहर हो सकती है। तो ज़रा ये कोई सिम्टम्स में डिफरेंस होता है या ये कि चलें जी 2-3 महीने का बीच में गैप आया, उसके बाद अगर दोबारा सर उठाएगा तो एक नई लहर होगी, ये क्या होता है सर? ये डेल्टा नया वेरिएंट जो है, इसमें क्या सिम्टम्स है? जी, वायरस जो है ना अपने आप को चेंज करता रहता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि मेरे खिलाफ भी जो है ना बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, मतलब वैक्सीन आ रही है, दवाइयां हो रही हैं, तो वो अपने आप को अपनी शक्ल को चाहिए, एक चोर है, एक जासूस आप समझ लें, तो अपने आप को चेंज करता है। अब इसमें ये कि जो वायरस है, जहाँ पे मैं देख रहा था बात मॉस्को में और 1-2 और मुल्कों में बहुत ज्यादा हुई है, तो जिसना भी ये है कि 4 या 5 स्टेट अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट चला गया है। ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलाता है, बांग्लादेश में विटनेस हो रहा है, मतलब बहुत ममालिक में चला गया है। लेकिन अमवात के लिहाज से इसकी परसेंटेज अभी बढ़ी नहीं है, गो के इन ममालिक में अमवात ज्यादा हो रही है क्योंकि तेजी से फैलता जा रहा है। तो ये आ रहा है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन इसने कोई अभी इस तरह की कोई चीज हमें नजर नहीं आई कि बहुत ज्यादा इसने अमवात की हो या बहुत ज्यादा ये बीमारी में शिद्दत लाया हो। तो अमवात के लिहाज से इसकी भी जो परसेंटेज है वो अभी इधर उतनी है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक हो रहा है। तो जाहिर बात है इस दफा ये आएगा तो हो सकता है कि ये और शिद्दत से आए, क्योंकि तीसरी लहर जो हमने देखी थी अभी 2 महीने 1-1.5 महीना पहले जो ये खत्म हुई थी, वो बहुत शिद्दत थी, लोग बहुत बीमार हुए हैं और वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो हो सकता है ये हमारे लिए कोई और मुसीबत या आफत लेके आए। तो इसका वही बात आप जो कर रहे हैं कि इससे एक ही तरह से बचा जा सकता है कि जितनी अवाम है वो वैक्सीनेट हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और वही जो अभी ईद पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल भी हमने ये आपके प्रोग्राम में कहा था कि अब ये आप बकरा ईद पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, वो फिर ये हुआ कि दूसरी लहर आ गई, लोग बीमार हो गए, तो लोग अब निकलेंगे, मंडियों में जाएंगे, मतलब अब बताए ना, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमें वो चीजें जो है साथ साथ वैक्सीन भी लगानी चाहिए, साथ साथ SOPs भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन भी 100% प्रिवेंटिव नहीं है। और जैसे जैसे वायरस अपने आप को चेंज करेगा, जो इसकी अफादियत है इस वैक्सीन की, वो भी इफेक्टिवनेस वो भी कम होती जाएगी वक्त के हिसाब से। अब आपको हो सकता है हम 6 महीने बाद कहें जी एक और बूस्टर डोज आप लगा लें। जी बिल्कुल, तो एक और डोज को आपने जहन में रखना है, मफरूजों पे नहीं आपने जाना। और जो गवर्नमेंट आपको कह रही है वो करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन इसका काफी मैंने देखा तादाद में वैक्सीन आ रही है और वो इंटरेस्ट भी शो हुआ है और गवर्नमेंट ने काफी अच्छा वैक्सीन का जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा किया डॉक्टर साहब। आपकी मजबूत आवाज़ जो है वो डेफिनेटली इसमें शामिल हो गई है कि हुकूमत की ने जो हिदायत दी हैं उन पर अमल दरामद करना है। आपका बहुत शुक्रिया एंड गुड लक, गॉड ब्लेस यू फॉर योर सर्विसेज, जो आप कोविड-19 के इस दौर में पूरे पिछले साल 1.5 में जो है अवेयरनेस के हवाले से भी आपने दी और उसके साथ साथ इलाज करने के हवाले से भी जो है वो
बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी। तमाम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और डॉक्टर शाजली जैसे डॉक्टर्स डेफिनेटली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बाकायदा डील किया, ट्रीट किया और ये कहा कि जी कुछ नहीं होता, हम इसको ट्रीट कर लेंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए एट द डे एंड। उनका भी यही मैसेज था। बिल्कुल जी, उनका भी यही मैसेज था। और आज वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि इंतज़ामिया पर हमने प्रेशर तो बहुत डाला, लेकिन क्या करते जी, प्रेशर डालते तो इस तरह से काम होता। लेकिन अब हमें थोड़ा इंतज़ामिया को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, SOPs पर अमल करना है। अच्छा जी, जहाँ हुकूमत कोविड को लेकर बहुत सारे इक़दाम हमें करते हुए दिखाई दी, वहीं मईशत का पहिया नहीं रुकने दिया गया और माशी इशारे बेहतरी की जानिब हमें गामज़न होते हुए दिखाई दिए। दुनिया से बिल्कुल अपोजिट मैं ये लाजमी कहूँगी, क्योंकि वहाँ हमने देखा कि जो मईशतें हैं वो तबाहाली का, ज़बूहाली का शिकार होती हुई हमें दिखाई दी। तो वज़ीर आज़म ने ये बात ज़रूर की है, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाना चाहते हैं। ये वो बात है जो वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत शुरू से कर रहे हैं। इस्लाहात भी लानी है और टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना भी है। उसमें हम सब का ताउन, अवाम का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम बातें कहीं कहाँ हैं वज़ीर आज़म ने, ये भी कुछ आपको बता देते हैं। ये भी हम सब के लिए, अवाम के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आनी है। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ सकती हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक्स क्यों नहीं आ सकते? बहुत सारे लोग बाइक्स चलाते हैं, अच्छा बहुत ही बुरे तरीके से चलाते हैं, लेकिन खैर ये हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं उनका इजरा पाकिस्तान में हो चुका है। ये इजरा किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और इसी सिलसिले में एक तकरीब रखी गई थी। वज़ीर आज़म का कहना ये था कि हमें एक अजीम कौम बनना है, इसके लिए हमें गुलामाना जो ज़हनियत है उसको तर्क करना है। कैसे तर्क करना है, क्या इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के पास आइडियाज़ मौजूद हैं? ये आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो रिपोर्ट देख लेते हैं। मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बाइक के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इक्तिसादी मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि खुद इन्हसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए कौम का एतमाद बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। इस मुल्क के लोगों के ऊपर पूरा एतमाद है, खुले दिल के लोग हैं, जनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। उनको अब एतमाद बहाल कर रहे हैं, उनका टैक्स उनके लिए, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, अपने से शुरू कर रहे हैं ना, अपनी मिसाल से। वो प्रोटोकॉल के पैसे हम पूरा बचा रहे हैं अब सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये एतमाद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में मुल्क की पैदावारी सलाहियत पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारी भरपूर कोशिश है कि मुल्क की सनत फरोग पाए और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। अब हमारी इकानमी माशाल्लाह तेज़ी से ऊपर जा रही है। आगे हमें क्या मसला आएगा? हमें मसला तब आएगा कि अगर हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाने शुरू हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो ये हमारे रोकेगा हमारी ग्रोथ को, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा अभी से हम वो सब कदम उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी ना हो, ताकि मुल्क में हमारी ग्रोथ रेट इफेक्ट ना हो। और उसके लिए हर वो चीज़ करनी है हमने, जो चीज़ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो करें, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें, और सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन और 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे माहौल दोस्त इकदाम की आज दुनिया मोतरफ है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए एक मजबूत रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में खाम माल भी दरामद किया जाता रहा, जिससे मईशत पर इजाफी बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि सनती पैदावार में इजाफे से तरक्की की शरह भी बेहतर हो रही है। जोल्टा इलेक्ट्रिक के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खतरात को कम करने के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ निजी शोबे को भी आगे आना होगा। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर मुल्क में बनने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स का बाज़ाब्ता इजरा किया। पाकिस्तान को अहद हाजिर के चैलेंजेस से हम आहंग करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फरोग मुल्क को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने में मुआविन साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं आजकल के सबसे बड़े इंटरनेशनल इशू की, जो कि तमाम अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जो है वो कवर किया होता है, वो है जनाब अफ़गानिस्तान का इशू।
पोस्ट एग्जिट इशू, यानी जो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस का एग्जिट हो रहा है, उसके बाद क्या सिनेरियो तब बदलने वाला है, क्या सिनेरियो बन रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आज कुछ डिस्कस की हैं अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने, जो आप हमारी सेंट्रल स्क्रीन में, मिडिल स्क्रीन में देख भी रहे हैं। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के मफादात जो हैं अफ़गानिस्तान में मुश्तरक हैं और अमन के साथ जुड़े हैं। डेफिनेटली 20 साल, 2 दहाइयाँ जो हैं पोस्ट 9/11 अगर हम देखते हैं, 2 दहाइयाँ अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहीं, हालत जंग में रहीं, नुकसान बहुत उठाया। कहा जाता है अमेरिका ने इतना नुकसान उठाया, नेटो फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने इतना नुकसान उठाया, उन मुल्कों ने इतना जानी माली नुकसान। पाकिस्तान का नुकसान तो बेतहाशा बेबहा हुआ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जब हम पार्टनर बने। उसके साथ साथ लेकिन अगर असल क्रक्स देखा जाए तो वो अफ़गानियों का हुआ, अफ़गानिस्तान का हुआ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तमाम लोग जो है वो बेघर हो गए, बेयारो मददगार हो गए, कोई ईरान चला गया, कोई ताजिकिस्तान चली गई, कोई ख़ानदान, कोई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में अफ़गानी जो है वो मौजूद। तो ये तमाम के तमाम इशूज़, अमन आ जाए उसके बाद की सिनेरियो किस तरह से बेहतर मज़ीद किया जा सकता है, इस पर डेफिनेटली थिंक टैंक्स को बैठकर सोचना चाहिए। इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब पोस्ट एग्जिट सिनेरियो में रखें। लेकिन आसमा हो ये रहा है कि तालिबान दोबारा से जो है वो सर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं अपने गेस्ट से सवाल कर लूँ इसी से रिलेटेड, चूँकि मैंने करना है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, इस खित्ते पर गहरी नज़र रखते हैं, तमाम मामलात को देखते भी हैं, इनसे बात करते हैं, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। सर अभी मैं और आसमा जैसे हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर, पोस्ट एग्ज़िट इशू जो है, जो कि नेटो फोर्सेस का एग्ज़िट हो रहा है, ऐसे सरीहन लग रहा है, एक हम्बल सा स्टूडेंट आईआर का अगर आपसे पूछ रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे बहुत हेस्ट में एग्ज़िट किया जा रहा है, गो के 3-4 साल पीछे से ये कहानी चल रही है, लेकिन ऑल ऑफ सडन वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप और आप कह देते हैं कि जी बस अब एग्जिट हमें करना है और ये सितंबर तक मुकम्मल करके फारिग कर देना। बगराम एयर बेस जैसा बड़ा अड्डा जो है वो भी अफगानी कहते हैं कि हेस्ट में खाली कर दिया है जनाब। तो सर ये क्या हुआ है, अब दोबारा से तालिबान जो है वो आते जा रहे हैं, तकरीबन कुली और जुज़वी तौर पर 60% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है उन्होंने, तो क्या ये प्री 9/11 ईरा में दोबारा दाखिल हो रहे हैं? बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया और वाकई ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पैराए में ही है। दर हकीकत सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि अमेरिका जो अभी अफगानिस्तान से निकल रहा है वो भी बहुत लेट है। पिछले साल ये बात फैसला हो चुका था कि 1 मई तक अमेरिकी निकल जाएंगे, लेकिन 1 मई को इन्होंने निकलना अपना इनखला शुरू किया है और अब तक चूंकि वैसे ही फौजों की तादाद बहुत कम रह गई थी तो 90% इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 90% जो अमेरिकी हैं उनका इनखला भी मुकम्मल हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल 29 फरवरी 2020 से जब ये मामला शुरू हुए कि जी अमेरिका ने अब जाना है 1 मई तक, तो इस दौरान में ये फैसले क्यों नहीं किए गए कि डॉक्टर अशरफ गनी किस तरीके से उनकी आर्मी पर पूरे मुल्क का नज़्म नस्क संभालेगी सिक्योरिटी के लिहाज से। असल में ये समझ रहे थे कि हर चीज बड़ी स्टेप बाय स्टेप होगी, तो पहले जो है वो अमेरिका का एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो तालिबान और अमरीकी अफगान इंतजामी उनके दरमियान जो कैदियों का तबादला हो जाएगा, फिर इसके बाद बैनुल अफगान मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद फिर अमरीकी निकलेंगे। हुआ ये कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, वो चल रहे हैं कि अमरीकियों ने निकलना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत हाल में तो लाजम आता है दुश्मन को इनकरेजमेंट मिलेगी और जो काबुल इंतजामी है उसकी फौज को डिस्करेजमेंट होगी। तो आप हालत ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास इतनी खतरनाक वीडियोस आ रही हैं कि हजार के करीब जो अफगान फौजी हैं वो या तो दूसरे मुल्कों को चले जा रहे हैं या फिर वो डिजर्शन हो रही है, यानी ये कि वो भगोड़ापन हो रहा है या फिर ये कि वो तालिबान के साथ मिल रहे हैं। ये चीज किसी भी आर्मी के लिए एक इंतहाई मायूसकुन और बहुत ही जो एतमाद की शिकस्तगी है उसको जाहिर करती है। तो ये ऐसा देखने के दौरान आपका ये डर बिल्कुल ठीक है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 9/11 से इराक से पहले के जमाने में दाखिल हो जाएं। अब यहाँ पर एक और चीज बड़ी अहम है, देखिए 9/11 से पहले तालिबान ने अफगानिस्तान को बजोर कुव्वत फतह किया था
और उस वजह से वो सही। आपने और मैंने देखा कि वो किसी सूरत में बैनुल अक़वामी एक तस्लीम ना हासिल कर सके सिवाय पाकिस्तान, सऊदी और यूएई के। अगर तालिबान दोबारा से उस लाइन पर जा रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो अफगानिस्तान तो पूरा का पूरा अपने जेरे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो बैनुल अक़वामी रिकॉग्निशन से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया का मुल्क अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में बजोर शमशीर जाते हुए नहीं देख सकेगा और तालिबान एक दफा फिर अकेलेपन का, जिसे कि हम अंग्रेजी में आइसोलेशन कहते हैं, उसका शिकार होता हुआ हम देखेंगे और वो हो रहे हैं। अच्छा, तो हुसैन साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अमेरिका को क्यों समझ में नहीं आ रही हैं? अमेरिकी सदर खिताब करेंगे, आज बताया गया है, बात करेंगे वो अमेरिकी फ़ौज को और दीगर जो अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं उनके इनखला को लेकर, और फिर वो बात करेंगे जी कि हमें तालिबान हुकूमत की मज़ीद मदद किस तरह से करनी है। पिछली 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि उन्हीं की तो मदद की जा रही है, उसी का शायद ये नतीजा है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन जो बाकी फरीकैन हैं उनको भी लूप में लिया जाना चाहिए था, उनसे भी बात की जानी चाहिए थी। एक ही जगह पे फोकस्ड क्यों दिखाई देती है हमें अमेरिकी गवर्नमेंट, चाहे वो ट्रंप आ जाएं, चाहे वो आप बुश की बात कर लीजिए, चाहे वो आप बात कर लीजिए सदर जो बाइडन की, सबका फोकस एक ही जगह पे क्यों है, जबकि बार बार ये करके देखा जा चुका। और फिर ज़रा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या अमेरिकी सदर को अब जो मौजूद हैं, चले उन्हीं की बात कर लीजिए, अंदाज़ा है क्या वो हमें ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं चल पा रहा सर, इसमें जीता कौन है, हारा कौन है? सिचुएशन जो थी जिसको लेकर अमेरिका यहाँ आया था वो तो उससे भी वर्स्ट हो गई सर। देखिए, आपका जो दूसरा जो सवाल है मैं वो पहले ले लेता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं हो पा रहा है कि कौन जीता है और कौन हारा है। ये जिसको हराने के लिए आए थे, जिसकी कमर तोड़ने के लिए आए थे, जिसका खात्मा करने आए थे, इन्होंने बिलाखिर उसी के साथ बैठकर मुज़ाकराती अमल शुरू किया और पिछले साल वो मुज़ाकराती अमल कामयाबी से हमकिनार हुआ। तालिबान और अमेरिका के जो मुआहिदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और मुझे यकीन है उसकी तरफ आपकी भी आप उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो थी। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जो आपने सवाल किया, मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाज़े तौर पर क्लियर कट अब अमेरिका जो है इस फ्रंट पर बिल्कुल बुरे तरीके से नाकाम हुआ। वो जिस मकसद के लिए आया था उसको हासिल न कर सका। लेकिन उसके साथ साथ अभी ये देखना है, जो आपने पहला जो सवाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन कहने वाले क्या हैं। देखिए, जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये दीवार, वो कहते हैं ना कि दीवार पे लिखा हुआ है और हमने इसको मिस नहीं करना चाहिए कि तालिबान बहुत जबरदस्त तरीके से इनकर्शंस कर रहे हैं और हर आने वाला दिन डॉक्टर अशरफ गनी के लिए एक मायूसी ला रहा है और अमेरिकियों के लिए भी। तो मुझे डर ये है कि इस वक्त जो बाइडेन खिताब करने वाले हैं वो अफगानिस्तान के लिहाज से कोई बड़ा फैसला करने लगे हैं और उसमें ये हो सकता है कि वो अपनी फौजों के इनखिला को रोक दें या वो एक नया चैप्टर शुरू करें तालिबान से मुज़ाकरात का। अमेरिका जो कि पहले हो चुका है लेकिन उसको रिवाइज करेंगे कि ये जिस तरीके से आप फतूहात का सिलसिला शुरू किया है। मैं काट रही हूँ, जब एक चीज़ होती हुई हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है साफ साफ कि ये हो सकता है। अब पाकिस्तान के किरदार की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अमेरिका को जिस तरह करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की गई। चले, पहले नहीं की गई, कहीं की भी गई, मान लेते हैं उसको, लेकिन अभी पाकिस्तान का जो किरदार है, क्यों अमेरिका उससे हमें आंखें चुराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों फरीकैन को बैठाने के लिए जिस फरीक ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, जिस मुल्क ने, पाकिस्तान ने, उसको उस काबिल ही नहीं समझा जा रहा कि उससे बात की जाए। उसको किसी तरह से सारी की सारी तवज्जो जो है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत को हमने सपोर्ट करना है। क्यों आपने उस मुल्क को सपोर्ट नहीं करना है जिसने आपकी जंग की खातिर 70,000 जानें अपनी कुर्बान की हैं, जिस पर अभी भी खतरात मंडला रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन ख़राब होती है तो हमारा क्या होगा? तो सर क्यों पाकिस्तान इग्नोर हो रहा है इस तरह से? देखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान को ना तो वो इग्नोर कर सकते हैं और ना पाकिस्तान इग्नोर हो रहा है। अच्छा। वो मुसलसल पाकिस्तान से राब्ते में हैं और जहां पर भी उनको पाकिस्तान की जरूरत है वहां पर वो मजबूरी के तहत या खुशी के इजहार के तौर पर वो आते हैं और पाकिस्तान की मदद हासिल करते हैं। और उसमें खास तौर से पाकिस्तान का जो एक जो जेर असर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको अगर पाकिस्तान पुश कर सकता है कि वो
मुज़ाकराती मेज तक जाएं। सही। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका सब कुछ कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत हमें बौखलाहट भी नजर आ रही है। इतनी तेजी से बदलती हुई सूरत हाल जो अफगानिस्तान में हो रही है वो अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो पिछले 6 महीनों से मैं मुसलसल सिर्फ अफगानिस्तान पढ़ रहा हूं। मैं खुद भी इसका अहाता न कर सका था कि इतनी तेजी से तालिबान जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी सरहदों तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज ये साफ वाज़ेह कर रही है कि न सिर्फ अमरीकी न सिर्फ अफगान बल्कि अमरीकियों के लिए भी एक बुखलाहट का लम्हा है। अब वो करने वाले क्या हैं? मेरा ख्याल तो ये कि हमें इसका इंतजार करना होगा कि जो बाइडेन तकरीर में क्या कहते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो कोई बहुत ही इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात करने लगे हैं। वैसे कि मैंने ठीक है कहा जी, कि व्हाइट मसलन हाउस से आप ये समझ रहे हैं हुसैन शहीद सरवर्दी साहब कि आज कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। बहरहाल देखते हैं क्या खबर होती है और यकीनन फिर हम आपको ज़हमत भी देंगे उस पर तज्ज़िये के लिए। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सरवर्दी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अफगानिस्तान का इशू डेफिनेटली जो है इस वक्त हॉटेस्ट इशू अगर कहा जाए पूरी दुनिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, तो वो बना हुआ है कि अब देखना है कि अब क्या होता है। लेकिन बहरहाल जैसे कि वो भी फरमा रहे थे कि जो बाइडन का जो खिताब है वो अब मज़ीद जो है वो समत को मुतय्यन करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है या अमेरिका क्या सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के हवाले से। जनाज़िम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की बात करते हैं। कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में नई रूह फूंकी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था। बिल्कुल जनाब, उसने बहुत ज़्यादा नौजवानों के अंदर एक ऐसी रूह फूंकी कि नौजवान बच्चे खड़े हो गए भारत के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। पोस्टर बॉय कहलाते थे बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। आज उनका यौम शहादत जो है वो मनाया जा रहा है और साथ ही आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ़ बसने वाले कश्मीरी, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज के दिन को बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत के तौर पर तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मना रहे हैं और पूरी दुनिया को कश्मीर की असल सूरत हाल से आगाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से आज का दिन मनाया जा रहा है, हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान मुज़फ़्फ़राबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 1994 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पैदा होने वाले बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी में बचपन ही से जज्बा आज़ादी बेदार होना शुरू हो गया था। इसे कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी का शिद्दत से एहसास था। लड़कपन शुरू होते ही बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने अपने अंदर के जज्बात को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। तहरीक के रवायती तरीकों के बजाय बुरहान वानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक तरफ तो भारतीय काबिज़ अफ़वाज की रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करना शुरू किया, तो दूसरी जानब कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी का नया जज्बा बेदार किया और तहरीक आज़ादी को जला बख्शी। बुरहान वानी ने हिंदुस्तान के ऐवानों में हलचल मचा दी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को ये नौखेज आज़ादी पसंद किसी कहर की मानद नजर आने लगा। बिलाखिर काबिज़ साम्राज्य ने आवाज़ हक को दबा डाला। इस तरह तहरीक आज़ादी का एक और चिराग गुल हुआ जो सिर्फ आज़ादी की रोशनी चाहता था, जिसका कसूर फ़कत हक़ खुद इरादियत के लिए नवाए हुर्रियत बुलंद करना था। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि बुरहान वानी शहादत के वक्त भी निहत्ता था, लेकिन बुरहान वानी आज भी ज़िंदा है। वो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आज़ादी के मतवालों के दिल की धड़कन है। हम बुरहान के लिए गिरियाज़ारी नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कौम उसे सलाम पेश करती है। एक लम्हे के लिए भी ये मत सोचिए कि वो हम में नहीं है। वो आज़ादी कश्मीर का ज़िंदा मुजाहिद है और उसकी याद में ये अहद करते हैं कि हम बुरहान वानी का आज़ादी कश्मीर का मिशन मुकम्मल करेंगे। शहीद बुरहान वानी का 5वां यौम शहादत आज़ाद कश्मीर में यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ अजला में बड़ी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। मुजफ्फराबाद में निकाली गई मरकजी रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बुरहान वानी शहीद की तस्वीर वाले बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। मुजाहिरीन आज़ादी कश्मीर और शहीद बुरहान वानी के हक़ में फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। रैली के शुरका ने मरकजी शाहराह पर मार्च किया और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इससे पहले बुरहान वानी चौक में रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरी अवाम को आज़ादी की जदोजहद से नहीं रोक सकती।
मुकर्रिन ने कहा कि आज का दिन बुरहान वानी और हज़ारों शोधा के मुक़द्दस लहू से अहद वफा का दिन है। शोधाए कश्मीर के मुक़द्दस लहू की हिफाजत और मंजिल के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम के इलाके अठमकाम में भी पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली के दौरान सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म दस्ते ने बुरहान वानी शहीद को सलामी पेश की। इस मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। शहीद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का यौम शहादत भरपूर अंदाज में मनाकर इस अहद की तजदीद की गई कि हक़ खुद इरादत के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी का अलम सरबुलंद रहेगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत को आज यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जाहिद अशरफ ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या असर पड़ा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की आवाज़ को बंद करने का। अस्सलाम वालेकुम जाहिद अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। अपनी तरफ से तो भारत सरकार ने कोशिश की कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की आवाज़ को दबा दिया जाए, पोस्टर बॉय की आवाज़ को दबा दिया जाए, ताकि ये आवाज़ पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से ना फैले, ना हमारे मज़ालिम को उजागर किया जाए, ना कश्मीरियों की हालत ज़ार को दिखाया जाए, ना जो वहाँ पर भारतीय फ़ौजी करते हुए जुल्म व बर्बरियत करते हुए नज़र आ रहे हैं वो दिखाया जाए। लेकिन सर, ये तो आवाज़ फैल गई। जैसे ही बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की आवाज़ बंद हुई, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो गए। सर देखिए जी, 8 जुलाई 2016 को हिंदुस्तान ने जिस तरह 22 साल बुरहान वानी को शहीद किया, तो जब बुरहान इस दुनिया में था, मैदान में था, उस वक्त भी बुरहान हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हुआ। शहादत के बाद भी बुरहान हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम साबित हुआ। वो इस तरह की, जब बुरहान इस दुनिया में था तो हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की बुरहान को शहीद करने की, मगर कुछ अर्सा वो इसमें नाकाम रहे। बुरहान, जो आपने अभी कहा कि पोस्टर बॉय से मशहूर था, बुरहान ने तहरीक आज़ादी में नौजवानों को इस तरह नए सिरे से इसमें इन्वॉल्व किया, लोगों को, नौजवानों को एक राह दिखाई जो कि हिंदुस्तान कश्मीर में मजालिम कर रहा है, उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए बुरहान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बुरहान एक अच्छे घर से था, पढ़े लिखे घर से था। बुरहान के वालिद साहब जो लेक्चरर थे, तो बुरहान का भाई भी इससे पहले, बुरहान का जो खालिद मुज़फ़्फ़र वानी, इससे पहले शहीद हुआ था। वही वजह हुआ कि बुरहान इस तहरीक आज़ादी में शामिल हुआ। 22 साल बुरहान जब तक वहाँ था, जब तक मकबूजा कश्मीर में था, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। फिर इनको पुकरना के एक इलाके में वहाँ इनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको हिरासत में शहीद किया गया। अलबत्ता जो हिंदुस्तान चाह रहा था कि कश्मीर का नौजवान वो उसको इससे बाज रखा जाए, तो बुरहान की शहादत के बाद जो जज्बे आज़ादी नौजवानों के दिलों में था, उसको तक़वियत मिली, ना कि कमी आई। ठीक है, अच्छा, जो वहाँ का नौजवान है उसके जज्बे को तो तक़वियत मिली, लेकिन जो काम, जो एफ़र्ट बुरहान वानी ने की थी, जिस मकसद के तहत की थी कि दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाया जा सके, उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो दिखाई जा सकें, उस सब के बावजूद बुरहान के अपनी जान कुर्बान कर देने के बावजूद आप ये समझते हैं कि उस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं आलमी दुनिया की जानिब से जो उठाए जाने चाहिए थे, या आप फिर ये कहेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई है, या कहाँ क्या कमी है कि हम आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ नहीं पा रहे? अशरफ साहब, देखिए जी, ये आपकी बात जो है कि आलमी दुनिया देख रही है। कश्मीर में जो बुरहान के बाद तकरीबन आज तक 1500 लोग शहीद हो गए हैं बुरहान की शहादत के बाद। इसमें तकरीबन 114 जो कम सन बच्चे हैं, 50 खवातीन इसमें शहीद हो गई है। दुनिया देख रही है, दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, किस तरह के मजालिम कश्मीरी पे डाल रहे हैं। अलबत्ता बदकिस्मती ये है, जिस तरह दुनिया को नोटिस लेना चाहिए था, दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ जो कश्मीर में उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है, इस पे हिंदुस्तान के खिलाफ, देखिए, अमलन हिंदुस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। जिस तरह कश्मीर में वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जिस तरह कश्मीरी लोगों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से आप देखिए हिंदुस्तान जो हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान शायद दुनिया के लिए बहुत बड़ी मंडी है, दुनिया के जो मतलब इस वक्त उस तरह देखा जा रहा है, दुनिया इसीलिए खामोश है। उसके बाद भी मगर जो हालात
हालात हैं, बहुत बड़ी मंडी होने के बावजूद भी दुनिया ने देख लिया, अक़वाम मुत्तहिदा बार बार वो कह रहे हैं, मतलब एक साल पहले भी उन्होंने, जो उनका इंसानी हुकूक का कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदुस्तान किस तरह कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, किस तरह इनकी फौज वहाँ लोगों पे तशद्दुद कर रही है, किस तरह वहाँ लोगों को तहकीक किया जा रहा है। जी जाहिद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी बिलाशुबा एक नहायत ही मजबूत और तवाना आवाज़ बनकर उभरा है, और अब इस वक्त जो है देखा जाए तो पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़, कश्मीर के मसाइल, कश्मीर में जो जुल्म व बर्बरियत का सामना है उसको बताया जा रहा है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं। इख्तिताम को पहुंच रहा है डेविड, मैंने यही कहा है, अभी हुआ नहीं है। और इंसानियत के लिए ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम जिक्र ना करें उस हस्ती का, जिस हस्ती को बिल्कुल अगर इंसानियत की मेराज अगर किसी ने देखनी है तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि वो मुजस्सम नज़र आते हैं। वो हैं अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हमने देखा, हमने आँख खोली थी तो उस वक्त से अब्दुल सत्तार ईधी का नाम सुना, अब्दुल सत्तार ईधी का काम देखा। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि हर जगह पर कोई पहुँचे ना पहुँचे, अब्दुल सत्तार ईधी हक की एम्बुलेंस हो, अब्दुल सत्तार ईधी का घर हो, अब्दुल सत्तार ईधी का शेल्टर होम हो, वो हर जगह लोगों की मदद के लिए पेश रहा इसमें मैं थोड़ा ये भी ऐड करना जी, चाहूँगी, जब आपने कहा ना कोई पहुँचे ना पहुँचे, बहुत सारी जगहों पर ऐसी भी डेड बॉडीज़ होती थी जिनमें से इतना ताफ़ुन उठ रहा होता था, अल्लाह माफ़ करे, इतनी स्मेल आ रही होती थी कि उनकी अपनी जो फैमिलीज़ हैं, अपने जो बच्चे हैं, सगी औलाद है, वो भी उनको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होती थी। कोविड की देख लें, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और उसमें भी हमने देखा कि अब्दुल सत्तार ईधी जो हैं वो ऐसी डेड बॉडीज़ को गुस्ल दिया करते थे बाकायदा। जिस तरह से एहतमाम होता है, जिस तरह से हमारे मज़हब में हमें हिदायत की गई हैं, उसी तरह से उन्हें दफनाया करते थे। ये इतना अजीम काम है कि ये बताते हुए, शेयर करते हुए इंसान को एकदम से कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं। तो जो ये काम करते रहे हैं उन्हें हम खराज अकीदत ना पेश करें, ये किस तरह से हो सकता है। और इसी खराज तहसीन को पेश करने के लिए आज क्वेटा में भी उनका मुजस्समा जो है वो नस्ब किया गया है, ताकि लोग उसको देखें, उन्हें याद रखें। अच्छा जी, और फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब इतना बड़ा दिन हो इस शख्सियत को लेकर, तो हमारे पास उनसे रिलेटेड कोई चीज़ ना हो आपसे शेयर करने के लिए। हसन नासिर सिद्दीकी हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे, उन्होंने उनकी शख्सियत के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में अपने अहले खाना के हमरा कराची आ गए और लोगों की तकलीफ़ों का एहसास अपने दिल में लिए हुए और इंसानियत की खिदमत और मुश्किलात में घिरे हुए लोगों को मसाइल से निकालने की जिम्मेदारी उठाई और अपनी अहलिया बिल्किस ईधी के साथ मिलकर ईधी होम फाउंडेशन की बुनियाद रखी। फाउंडेशन में पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस लोगों को हादसात में जाँबहक और ज़ख्मी अफराद को अस्पताल पहुँचाते। अब्दुल सत्तार ईधी की कायम करदा फाउंडेशन में अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस के अलावा माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़ और स्कूल खोले गए। अब्दुल सत्तार ईधी की जानिब से ईधी होम में बेसहारा लोगों को खाना खिलाने के अलावा उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम है। अब्दुल सत्तार ईधी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब्दुल सत्तार ईधी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ के अलावा लातादाद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईधी गुर्दों की तकलीफ के बायस 8 जुलाई 2016 को कराची में इंतकाल कर गए और 9 जुलाई को पूरे कौमी एजाज़ के साथ उन्हें ईदी विलेज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ईधी ने जाते जाते भी दुखी इंसानियत की खिदमत और किसी ज़रूरतमंद की बसारत को रोशन करने के लिए अपनी आँखें अतिया कर दीं और इंसानियत की खिदमत के हवाले से अब्दुल सत्तार ईधी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। जनाब बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की जो वनडे सीरीज़ है उसका आगाज़ हो गया। पहला मैच 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ है ना? जी 3 मैचेस हैं। 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। और उसमें एक और बात जो शायद इससे भी ज़्यादा आपको परेशान करे वो ये थी कि जनाब बड़ी ब्रेनलेस बैटिंग अभी तक पाकिस्तान की तरफ से देखने में आ रही है। जनाब बहुत सारे खिलाड़ी ख़ास तौर पर मिडल ऑर्डर उड़ गया है, ओपनर्स जो है वो उड़ गए हैं और अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान के। जी जी बिल्कुल, कार्डिफ में खेला जा रहा है, लेकिन बहरहाल नई नई जगह है और इंग्लिश कंडीशंस के साथ हमेशा से
ये मसला रहा है। साउथ एशियंस को इंडिया की टीम भी जाती है, पाकिस्तान की टीम भी जाती हैं, तो ये ज़रूर हमने देखा है कि इंग्लिश कंडीशन से हम आहंग होने में वक्त ज़रूर लगता है। अभी पाकिस्तानी टीम पहुंची ही थी और यहाँ पर जो है वो ये बायोस्क्योर बबल का उनका मसला पैदा हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग का उस तरह से हम आहंग होने का उस तरह से वक्त नहीं मिला। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मैचेस में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती, इसको लेम एक्सक्यूज़ कहा जाता है। 100 यानी सेंचुरी पूरी टीम ने मिलकर अभी तक मारी है। 6 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए हैं और जी आउट हो गए हैं। अच्छा जी, और अब इसीलिए ज़िशान इसीलिए ज़िशान नजर भी नहीं आ रहा, मैं स्पोर्ट्स के बाद का नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। 74 समथिंग रन्स जो और जोड़े हैं जी जी, मेरी वैसे ना काउंटिंग और इसमें हिसाब किताब में भी काफी वीक जी 100 स्कोर बनाया है ना, और 26 मेरी 4 विकेटें हमारी गिर गई थी। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोगों ने दी है। अच्छा खैर, अगर आप हमारा और मेरा तो नहीं, खैर अगर आप रिजवान का ये तबसरा सुनने के बाद जो इन्होंने भी किया है ब्रेनलेस बैटिंग, आप ये मैच फिर भी देखना चाहते हैं? वो पीछे आवाज़ भी आई थी, आई डोंट नो काशिफ साहब की आवाज़ थी कि किसकी थी, डेविड आपके पीछे से आवाज़ आ रही थी कि एक और विकेट भी माशाल्लाह गिर गई है। तो अब 7 आउट हो गए हैं पाकिस्तान के और मेरे ख्याल में अब हम क्लोजिंग कर देते हैं जी, ताकि हमने 8वीं विकेट आपको नहीं बतानी, वो आप गिरती हुई जो है ना वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे जाएं, वहाँ जाके देखें। अब हमारा हौसला जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाज़त। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे मिल रहे होंगे दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह ने के बाद।